Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0। आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी जो क्वेरीज थी उनको मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। आज कुछ नया करने जा रहा हूँ मैं। आज लिटरली मैं आपको नोट्स ओपन करके आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा पेज पढ़ना है, कौन सा पेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली उसको समझना है और कौन सा पेज आपको स्किप करना है। इस काम को करने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो मुझे आपके रिव्यू की ज़रूरत है कि इस तरह से मैं आपको काम बताऊं तो आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है तो थोड़ा अरेंजमेंट करके मुझे ये सब करना पड़ेगा। लिटरली काफ़ी टाइम लगेगा इसमें मुझे, लेकिन अगर इससे आपका फ़ायदा होगा तो मैं कोशिश कर सकता हूँ ये आगे की वीडियो में करने के लिए भी। तो आपके आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। आरसीसी में आपको बेसिक्स पढ़ना है। ये कहाँ से पढ़ना है? ये आपके अपने नोट्स हो सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हो, या फिर जो नोट्स मेरे पास हैं जसपाल सर के, उन नोट्स को रिफ़र करके मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा पेज पढ़ना है। ऐसे ही हाइड्रोलॉजी के भी मैं नोट्स खोल के आपको बताऊंगा। एनवायरनमेंट में तो जो नोट्स हैं उसका एक एक पेज इंपॉर्टेंट है, हर एक आपको पेज पढ़ना है। उसके बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको एनवायरनमेंट के जो ESC के PYQs हैं वो सभी करने हैं। और अगर जो सभी के सभी PYQ ना कर पाओ तो लास्ट करना 2023 से स्टार्ट करना और पीछे की साइड बढ़ना। जितने आप कर पाओ उतने आप कर लेना, एक टाइम बाउंडेड तरीके से करना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन एनवायरनमेंट ही करते रहे। लास्ट से स्टार्ट करना, 1 घंटा या 1.5 घंटा दे दो अपने आप को। जितने आप क्वेश्चन उसके अंदर कवर कर पाओ उतने कर लेना। तो अब ये वाला और ये वाला काम मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो काम है मैं आपको जसपाल सर के नोट से बता रहा हूँ। आपको एक एक पेज में बताऊंगा जो आपको पढ़ना है और किसको रीड करना है बहुत अच्छे से, आगे मैं बताता चलूँगा। पहला पेज बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट चीज़ें बताई गई हैं, एक बार रीड कर लेना। दूसरा पेज जस्ट रीड कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसे कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि समझना पड़े। प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट, ये देख लेना। प्लेन PCC क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना। लगभग सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ लोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये भी पेज आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट्स हैं, फ्लेक्सुरल टेंशन, डायगोनल टेंशन, शियर, श्रिंकेज, क्रैक, ये सब इंडिविजुअल टॉपिक आपको आगे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब सिर्फ रीडिंग का काम है, रीडिंग करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास ग्रेड दिए हुए हैं ये सब याद करने हैं। ऐसे याद कर सकते हो 3, 8, 8। 3 होता है ऑर्डिनरी, फिर स्टैंडर्ड, फिर हाई, और 10 से स्टार्ट होते हैं। आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10, 15, 20 यहाँ तक आ जाएगा। फिर अगले 20, अगले 8 आपके स्टैंडर्ड होंगे, अगले 8 आपके हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हो गए। आगे इस पेज पे थोड़ा बेसिक बता रखा है कि M20 है तो M का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है। इसको देख लोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोजर कंडीशन दी हुई है। एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कौन सा ग्रेड यूज़ करना पड़ता है ये टेबल याद करना पड़ेगा। बाकी ये भी सारी चीज़ें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ें याद हो रही है याद कर लेना, बाकी छोड़ देना। बाकी हाँ, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पढ़ लेना, पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्यूब के बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा कि क्यूब के ऊपर टेस्ट करते हैं, क्यूब की डायमेंशंस क्या होती हैं, वो सब। सभी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड मार लेना, रीडिंग कर लेना। जितनी चीज़ें रिटेन हो पाएंगी उतनी रिटेन कर लेना। जो स्पेशली याद करनी होंगी वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो एक बार देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस एक बार देख लेना इसको। ये टेबल बस रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। L/B के रेशो के हिसाब से जो स्ट्रेंथ में क्या चेंज आता है वो देख रखा है। बाकी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बस ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना कि जो 5% वाली डेफिनेशन जो है बस इसको याद कर लेना, बाकी आगे छोड़ देना। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। आप इसको ये सब छोड़ सकते हो बिल्कुल। ये के की वैल्यू क्या क्या होती है अलग अलग के लिए ये छोड़ सकते हो। 5% के लिए 1.65 होती है। तब हमारे पास एफ मीन का फॉर्मूला आता है, एफ मीन इज इक्वल टू FC के प्लस के सिग्मा। तो के ये 1.65 होता है, क्यों? क्योंकि 5% लेते हैं हम, और सिग्मा अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है, तो वो आगे मेंशन होगा। तो इस सब में सिर्फ ये है कि 5% के लिए 1.65 होता है। दूसरा, सिग्मा की वैल्यू क्या क्या होती है? 10-15 के लिए 3.5, 20-25 के लिए 4 और आगे 5। ये सब देख लें, ये याद करने वाली चीज़ें याद कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये पीछे आप समझ गए होंगे कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे सैम्पलिंग प्रोसीजर बता रखा है कि जो हमें क्यूब बनाना है वो किस हिसाब से बनाना है, कितने क्यूब्स बनाने हैं, कितने सैंपल बनाने हैं। तो आप इसको पढ़ने की जगह आप इसका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो, एक बार रीडिंग मार लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। या फिर बेटर होगा कि यहाँ से समझने की जगह एक डायरेक्टली कोई वीडियो देख लेना सर्च करके, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि खुद से समझना थोड़ा मुश्किल होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब जो भी है ये क्राइटेरिया दे रखा है कि किस तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं और किस तरह से हम देखते हैं कि क्यूब की कितनी स्ट्रेंथ है।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ के बारे में देखा है, रीड करना है, कुछ ऐसे आगे इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, बस रीड कर लेना है इसको। टेस्ट बता रखे हैं, कोर टेस्ट बता रखा है, बस पढ़ लेना। आगे ये सब टेस्ट है, लोड टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबल टेस्ट छोड़ सकते हो बिल्कुल, कोई बात नहीं, रीडिंग नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसको याद कर लेंगे, बाकी पढ़ने वढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ बस ये पॉइंट याद रख लेना कि 7 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है क्यूब की, वो 67% होती है, जो कि 28 दिन में होती है। 28 दिन का 67% होता है 7 दिन में, तो बस याद रखना। और इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं, सीधा 67% देख लेना कितना होता है, 15 का 67% आसपास चीज़ें होंगी। अब आगे कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में बात की गई है, तो इसके अंदर दो तरह के होते हैं। एक तो नॉमिनल होता है, नॉमिनल होता है हमारा रेशो के हिसाब से, कि हम रेशो को अगर सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के रेशो को हम बैलेंस करें, उसके अकॉर्डिंग हम M5 M7.5 M10 ये कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आप इतना याद रखना कि ये जो M20 के लिए वन रेशो 1.5:3 होता है, 15 के लिए ये होता है, 10 के लिए ये होता है, 7.5 के लिए ये होता है, बस ये याद रखने आप। आगे ये सब याद रखने की कोई आपको जरूरत नहीं है, एक याद रख लेना, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। पहली चीज़, ये होता है सीमेंट, पहला रेशो जो होता है सीमेंट, फिर होता है फाइन एग्रीगेट, फिर होता है कोर्स एग्रीगेट, तो ये बढ़ता हुआ चलता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन दोनों का रेशो 2 होता है, ठीक है, मतलब 3/1.5 2, 4/2 1 2, 6/3 2, 8/4 2, 10/5 2, तो मतलब एक याद कर लिया आपने 3, तो फिर याद हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 1.5 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये इसका डबल है तो इधर निकाल दोगे, बाकी 1 1 है, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो पूरे लाइन बारी से याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा, बाकी और कुछ टेबल में याद करने की जरूरत नहीं है। आगे डिज़ाइन मिक्स के बारे में बताया गया है, तो इसके स्टेप्स याद होने चाहिए बस आपको। स्टेप्स मतलब कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जैसे हमें M30 निकालना है, हमें M30 बनाना है, तो हम एफ मीन निकालेंगे पहले उसकी, कि एफ मीन कितनी होगी। एफ सी के 30 है, तो 30 प्लस के सिग्मा, के कितना होगा 1.65, और सिग्मा कितना होगा, पीछे हमने याद किया था 3.5 4 और 5, तो M30 और उससे आगे के लिए 5 यूज़ करते हैं, तो 5 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और उसके हिसाब से पहले एफ मीन निकालेंगे। उसके बाद एक SP23 स्पेशल प्रोविज़न 23 एक टेबल होती है, उसके अंदर से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ देखते हैं कि एफ मीन के हिसाब से हमें कितना वाटर सीमेंट रेशो लेना चाहिए। उसके बाद ये वाटर सीमेंट हमने रेशो निकाल लिया। अब वाटर सीमेंट रेशो एक और जगह पे रेस्ट्रिक्ट किया है IS 456 में भी, तो हमारे पास जो कंडीशन है उसके हिसाब से भी हमें वाटर सीमेंट रेशो को कंस्टेंट करना है। तो हमारे पास अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये कम वाला ले लेंगे, उसके हिसाब से हमें कम वाला चूज़ करना है। आगे बढ़ेंगे, इस तरह से स्टेप 3 दे रखा है, स्टेप 4 दे रखा है, तो बस स्टेप याद होने चाहिए कि क्या किया है उस स्टेप में। जरूरी नहीं है आपको ये याद हो कि 20 मिलीमीटर के लिए इतना मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है, ये किसी ऑब्जेक्टिव में आएगा तब याद कर लेंगे। बाकी हाँ, कुछ इस तरह से चीज़ें याद होनी चाहिए कि नॉमिनल मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट अगर जो 20 मिलीमीटर है तो इतना है, अगर 10 होगा तो हमें, जब साइज़ कम होता है तो वाटर कंटेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो 186 है अगर 20 के लिए, तो 10 के लिए 208। तो हमें क्वालिटेटिवली चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट। क्वांटिटेटिव मतलब हमें एग्जैक्टली वैल्यू याद है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें चीज़ें थोड़ी समझ में आए कि 20 मिलीमीटर के लिए इतना है तो 10 मिलीमीटर के इसके उससे ज़्यादा होगा। 4 ऑप्शन में से हम रूल आउट कर देंगे 1 2 ऑप्शन को। तो बाकी ये पढ़ लेना, पढ़ना चाहते हो तो, कि अगर जो हमारे पास प्लास्टिसाइजर्स हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें और कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हमारे पास सीमेंट कंटेंट आ गया, हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो आ गया, और वाटर कंटेंट आ गया हमारे पास, तो हम उससे सीमेंट कंटेंट निकाल लेंगे, फिर हम फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट निकाल लेंगे, और ये होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जैसे मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ स्टेप याद रखने हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के होते हैं, बस वो याद रख लेना, कि जैसे अपना एक तो बिल्कुल ओरिजिन पे होता है, दूसरा हमारे पास टेंजेंट मॉडुलस होता है, तीसरा हमारे पास सेकंड होता है। इन सब के अलग अलग क्या नाम होते हैं वो सब देख लेना, कि जो टेंजेंट मॉडुलस है ऑफ इलास्टिसिटी, टेंजेंट मॉडुलस एट एनी वैल्यू किसी भी जगह पे होता है तो इंस्टेंटेनियस होता है ये। दूसरा इनिशियल टेंजेंट, जो स्टार्टिंग में टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा होता है हमारे पास, डायनेमिक मॉडुलस कहते हैं हम इसको, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, तो ऐसे ही सेकंड मॉडुलस है। सेकंड मॉडुलस कौन सा है, ये जिस भी पॉइंट पे हमने निकालना है 0 से, वहाँ से इसको मैच कर देंगे, और जो स्लोप होता है यही हमारे पास मॉडुलस होता है, और यही हमारे इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड मॉडुलस को हम 5000 √FC के की मदद से भी बता सकते हैं, IS कोड में दिया हुआ है। ये सब पढ़ लेना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, याद करने की जरूरत है आपको इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्रीप पढ़ लेना, क्रीप होती क्या है, इसको रीडिंग मारोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और क्रीप कब बढ़ती है कब कम होती है, ये सब देख लेना। ये टेबल देख के समझ लेना, ये जो ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, आगे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्रीप, ये देख लेना किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे सीमेंट कंटेंट हाई होगा
तो क्रीप ज़्यादा होगा। क्रीप को हम एक तरह से वॉइड्स से हम रिलेट कर सकते हैं। आप ये समझना कि वॉइड्स अगर ज़्यादा हैं कहीं पे भी तो वहाँ पे क्रीप ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो सीमेंट कंटेंट साइज़ कम होता है, वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, हाई। वाटर सीमेंट रेशो, पानी ज़्यादा है, पानी निकलेगा बाद में ज़्यादा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लेना, तो वाटर सीमेंट रेशो पे कैसे डिपेंड है, तो यहाँ पे पिछले वाले पॉइंट पे ही दिया हुआ है कि इंटरनल मूवमेंट ऑफ एडजॉर्ब वाटर, विस्कस फ्लो और स्लाइडिंग बिटवीन सेट पार्टिकल। तो यहाँ से आप देख सकते हो बी पॉइंट में उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपकी कि वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होने से क्रीप ज़्यादा क्यों हो रही है। तो इन सबको चीज़ों को पढ़ लोगे तो आगे वाली एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। तो ये सब पढ़ लेना, ये डायरेक्टली ये बहुत बार पूछा जाता है। क्रीप कोफिशिएंट जो होता है क्या होता है, थीटा इजकल टू क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 1 + थीटा इंटू ई। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे ये देख लेना, ये वाला टेबल याद कर लेना कि थीटा किस तरह से चेंज होता है और क्या क्या वैल्यू होती है। डायरेक्टली वैल्यू पूछ ली जाती है, ये छोड़ सकते हो, ये एग्जांपल दिया हुआ है समझने के लिए आपके, बस ये सब छोड़ सकते हो। 5000√fck/1 + थीटा, ये लॉन्ग टर्म जो ई होता है ये इस तरह से निकलता है, बस ये याद रख लेना। थीटा की वैल्यू आपके पास याद होगी। तो अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि M30 के लिए आप लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी कांस्टेंट बता दो, तो आपको थीटा पता होना चाहिए कि 28 दिन के लिए पूछा है या 1 साल के लिए पूछा है, 7 दिन के लिए पूछा है। तो थीटा याद होगा तो उससे आप ई निकाल दोगे। ये क्वेश्चन आपका यूकेपीएससी एई में भी पूछा गया था। आगे ये सब पढ़ने की जरूरत है, बस ये भी पॉइजन रेशो देख लेना, पढ़ लेना, बस ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ये सब नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देख लेना, समझ लेना क्या है। उसके बाद ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारे पास जो कर्व होता है क्यूब को हम जब देखते हैं वो ये कर्व ये होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में जब देखते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 0.67 FCK पाई जाती है। एक्चुअल में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया अभी, हमने जस्ट देखा कि स्ट्रक्चर में कितनी पाई जाती है, 0.67 FCK। अब हम इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं जब हम LSM डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें और हम 1.5 का सिर्फ अभी हमने पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया यहाँ पे 1.5 लगाते हैं तो ये 0.45 FCK आ जाता है। इसको आप देख के समझ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। श्रिंकेज, जैसे क्रीप पढ़ा आपने ऐसे ही श्रिंकेज पढ़ लोगे। किस किस चीज़ के पर डिपेंड करता है, कितनी होती है, 0.0003 ये इसकी वैल्यू होती है। श्रिंकेज को हम अल्टीमेट यही देखते हैं कि इतनी ही जाती है मैक्सिमम। आगे देखते हैं, अलग अलग टाइप की श्रिंकेज हैं, इनको देख लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल बस चीज़ें हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएंगी। प्लास्टिक श्रिंकेज कब होती है, ड्राइंग कब होती है, ऑटोजीनस और कार्बोनेशन श्रिंकेज, ये सब देख लेना। सीधा फिनोमेना बताया हुआ है किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो समझ में आ जाएंगी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ लेना, समझ लेना। बाकी ये जो कंडीशन है इनको कॉन्सेप्चुअली देखना है आपको कि किस कंडीशन में क्या क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, क्या क्या होता है। आगे चलते हैं। ये बिल्कुल टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ये आपको आरसीसी और पीसीसी दोनों के लिए याद करना है टेबल। आगे चलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लेना एक बारी, याद करने का कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सब रीडिंग मार लेना, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ना नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, ठीक है। बस हाँ थोड़ी डायमेंशन याद रख लेना कि फ्लेक्चरल टेस्ट में जो ये होती है मोल्ड का साइज़ होता है वो क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब टेस्ट कोई कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रख लेना बस। FCR इजकल टू 0.7 √FCK। आगे बढ़ते हैं। बस एटलीस्ट आपको टेस्ट के नाम याद होने चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंक्रीट की हम स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट यूज़ करते हैं, और ये फॉर्मूला तो आ जाता है, इसको याद कर सकते हो, बाकी चीज़ें छोड़ सकते हो। रिंग टेंशन टेस्ट, मतलब नाम याद होना चाहिए कि रिंग टेंशन टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये आ जाता है नॉर्मली। आगे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट देख लेना, थोड़ा रीडिंग मारने वाली चीज़ है तो बेसिक चीज़ें बता रखी हैं ऐसी। ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि 6 के लिए इतना होता है, इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होगा ही, तो आप कर सकते हो इसको आराम से। तो ये याद मत करना। ग्रेड ऑफ स्टील देख लेना बस एक बार के लिए, बेसिक जनरल साइंस है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कर्व देख लेना एक बारी क्या होता है, और ये माइल्ड स्टील का कर्व है, इसको देख लेना, ये आपने पढ़ा भी होगा वैसे भी। ई की वैल्यू याद होगी आपको, याद कर लेना, नहीं होगी तो। ये कुछ पेज ज़्यादा ऐसा नहीं है, अब बस रीडिंग मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 0.002 FI/ES, 0.87 भी होता है यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद। तो ये याद रख लेना कि एप्साइलन क्या यूज़ करते हैं हम, स्ट्रेन क्या यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जरूरत भी नहीं है इसको, पढ़ना भी मत, छोड़ देना, आगे बढ़ो। ये प्रीवियस ईयर दे रखे हैं आपको, बस आप ये जो है ये बेसिक है, ये आपको आज यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद आगे लिमिट स्टेट जब स्टार्ट होगा तो आपको चीज़ें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअली देखनी पड़ेंगी, प्लस आपको कैलकुलेशंस भी बहुत करनी पड़ेंगी। तो आज सिर्फ आप इतना पढ़ लेना, और इसमें मैं आपको PY कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो अभी आप इतना पढ़ लोगे बहुत होगा। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी में जस्ट रीडिंग मारनी है आपको इसकी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर।
उसके बाद सिर्फ रीडिंग, नहीं भी मारो कोई बात नहीं चलेगा। एवेपोरेशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, रीडिंग कर लेना बस इसकी, ठीक है। ये टेबल देख लेना, सॉरी ये डायग्राम देख लेना। ये आपको पता होना चाहिए किस किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, प्रैक्टिकली देख लेना वाटर साइकिल क्या होती है। आगे चलते हैं। इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, पर्कुलेशन की क्या डेफिनेशन है, बेस फ्लो की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, सीपेज की क्या डेफिनेशन है, ये सब देख लेना, ठीक है। जस्ट बेसिक क्लियर करने के लिए, कि याद करने का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आपका सब बेसिक बता रखा है। वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, तो एक बार देख लेना इसको। उसके बाद न्यूमेरिकल करना चाहो तो कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ये वाला, न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। इसके अंदर वाटर बजट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। रन ऑफ दे रखा होगा आपके पास, डिस्चार्ज दे रखा होगा आपके पास, स्टोरेज दे रखी होगी, उससे आपको चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है वाटर बजट इक्वेशन का, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, मेंस में पूछा जा सकता है, गेट में ESC में तो पूछा गया ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर चीज़ों को पढ़ना है, याद भी रखना है, और याद एकदम से नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। जैसे इंटेंसिटी के हिसाब से डिसाइडेड होता है कि रेंज जो है लाइट है, मॉडरेट है, हैवी है, याद कर लेंगे इसको। एकदम से याद नहीं होगा तो इसको नोट्स की तरह बना लेंगे, अलग से शॉर्ट नोट्स की तरह। बाकी हर एक चीज़ याद नहीं करनी है कि आप साइज़ वाइज भी रखते फिरो, मतलब पढ़ लो एक बारी के लिए, चीज़ें याद हो जाएंगी बाद में। आगे बढ़ते हैं। स्नो क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, ग्लेज क्या होता है, डायमेंशंस पूछ ली जाती हैं, तो एक बार पढ़ लेना, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें, एकदम से रटने की कोशिश मत करना है। स्लीट हेल ये सब है। इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, ठीक है, पढ़ लेना। और उसके बाद ड्रोट, अलग अलग तरह की क्या क्या होती है, मेट्रोलॉजिकल ड्रोट आपके पास, ये सब देख लेना, अलग अलग टाइप की जो ड्रोट होती है, डेफिनेशन सीधा पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा कुछ, मतलब कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अभी कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं आया अभी तक, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग देख लेना एक बारी के लिए। रीडिंग मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ रीड मार लेना, तो उसको बार बार रीड मारना है आपको, ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं। या फिर जब मैं बोल रहा हूँ आपको रीड मारना, तो बस एक बार देख लेना, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी उसकी, कि उसको बार बार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बाकी जो फैक्ट्स याद करने हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको रेंज गेज के बारे में सीखना है, अलग अलग कौन कौन से रेन गेज होते हैं, ठीक है। ये जैसे 5.5 इंटू 5.5 मीटर की फेंसिंग होती है, तो ये सब चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। वैसे अलग से याद करने की इनमें जरूरत नहीं है, कि जैसे ये बता रखा है कि किस तरह से रेन गेज लगाया जाता है, इसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, टाइप ऑफ रेन गेज बता रखी हैं, देख लेना। नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग साइबन्स रेन गेज होता है, 5 इंच के रेन गेज भी कहते हैं इसको, बस देख लेना। और देखो आप जब इसको देख लोगे ना, उसके बाद आप जब ESC के PYQ या फिर YCT AE के PYQ करोगे, तो आपको क्या होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट इस पढ़े हुए से भी भले ही आपने याद नहीं किया, आप उसको क्वेश्चन को कर दोगे, तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है IS 4986/1968, तो ये याद नहीं करना है कभी, बस आपने रीडिंग मारी तो देख लिया, कभी ऐसा कुछ आया तो क्लिक कर गया तो सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हर एक चीज़ याद नहीं करनी है आपको, बस पढ़ लेना, कि ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ याद होनी चाहिए कि 8:30 बजे लेते हैं इसका रिकॉर्ड, कुछ ज़रूरत नहीं याद करने की कि इसका मटेरियल क्या होता है, नहीं, बस पढ़ लेना एक बारी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के रेन गेज हैं, एक बार देख लेना, इनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म याद कर लेना कि किस रेन गेज का क्या होता है। जैसे रिकॉर्डिंग रेन गेज है, टिपिंग बकेट, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये क्या देता है, ये हाइटोग्राफ देता है या मास कर्व देता है, ये सब आपको देखना है। ऐसी वेइंग बकेट टाइप रेन गेज है, इसका मैकेनिज्म और क्या ये प्रोवाइड करता है, ग्राफ क्या प्रोवाइड करता है, वो देख लेना है आपको, ठीक है। नेचुरल साइफन फ्लोट टाइप रेन गेज, ये देख लेना है आपको, ठीक है, वही मैकेनिज्म और क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो पढ़ना भी मत, कभी आया नहीं क्वेश्चन ये। डिज़ाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क पढ़ लेना एक बारी के लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये WMD रिकमेंडेशन और IMD रिकमेंडेशन, वैसे IMD रिकमेंडेशन पूछता है, WMD नहीं पूछा है अब तक, या फिर किसी इक्का दुक्का में पूछ लिया होगा, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। ये 520 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, अगर जो प्लेन एरिया है तो एक स्टेशन, अगर तो आपका आपका जो रीजन है 1000 मीटर तक का तो इतना, और हिली एरिया है तो इतना, ये एग्जैक्टली मतलब सीधा फैक्ट ही पूछ लिया जाता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। और WMD ने बताया है कि आपके पास टोटल रेन गेज का 10% आपका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, तो ये देख लेना आप। हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, N = CV/ε की बार स्क्वायर, ये डायरेक्टली आपके पास न्यूमेरिकल की तरह आ जाता है, फॉर्मूला भी आ जाता है। CV क्या होता है, E क्या एप्सिलॉन क्या होता है, एरर होता है, N नंबर ऑफ एन गेज होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं नीचे दिया हुआ है, इसको समझ लेना, इसका एक न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकता है, कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करना, बार बार ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ डेटा, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, पढ़ लेना जस्ट इस सबको, ठीक है। हाँ
अब आपके पास बहुत सारा डेटा है, कोई एक डेटा मिस हो गया आपका, तो उसको कैसे आप निकालोगे। जैसे यहाँ पे रेन गेज का डेटा है आपके पास, सब जगह का है, यहाँ वाला जो रेन गेज है या तो ख़राब हो गया, कुछ भी हुआ, उसका आपको डेटा नहीं मिल रहा है, तो इन सब के एवरेज से आप निकालोगे। तो आप डायरेक्टली एवरेज लोगे या वेटेड एवरेज लोगे, ये आपको पता चलेगा कि उनसे इसकी वैल्यू कितनी, मतलब कितनी वेरी कर रही हैं आपस में वैल्यूज़। ठीक है, तो वो नॉर्मल डेटा होगा एक का, जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, और एक अभी का डेटा होगा जो इसी साल का डेटा है। उससे हम कंपेयर करेंगे कि हमें एवरेज लेना है, वेइंग एवरेज लेना है, वो आप यहाँ पे देख के बताओगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले, एक तो एवरेज वाला है और एक है वेइंग एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज, तो इसको देख लेना, इसका एक न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड, बस ये देख लेना इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है और कैसे इसको दूर करते हैं। डबल मास कर्व से क्यों दूर करते हैं, बाकी इसके अंदर ये न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, कन्वेंशनल में ही पूछा जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ मीन रेनफॉल अरिथमेटिक मेथड होता है, क्या होता है बस देख लेना। थीजन पॉलीगन मेथड होता है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोहाइटल मेथड होता है एक, क्या होता है बस वो देख लेना। कौन सा सबसे अच्छा होता है, इन सब थ्योरी को पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, आइसोहाइटल का भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा, मास कर्व ऑफ रेनफॉल जरूर देखना क्या होता है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है। ठीक है, पॉइंट रेनफॉल बस पढ़ लेना। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड देख लेना, इस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है ईएससी में पहले भी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार देख लेना इसको। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरव्यूज़ में तो पूछा ही जाता है भर भर के, बाकी एक बार देख लेना क्या है। और इसका डेड का कर्व, एटलीस्ट कर्व को याद कर लेना कि कर्व बनता कैसे है। ठीक है, कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कॉनकेव अप होता है, इस तरह से होता है कि टाइम बढ़ने पे ये इस तरह से ऊपर बढ़ता है कि नीचे बढ़ता है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे डेप्थ और एरिया है, एक्स और वाई एक्सिस में क्या क्या है वो भी देखना है। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है, ये इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको क्वालिटेटिव याद करना कि जब डेप्थ बढ़ती है, मतलब जब एरिया बढ़ता है तो डेप्थ जो होती है वो कम होती चली जाती है। टोटल रेनफॉल है, ठीक है, अगर ज़्यादा एरिया में रेनफॉल है तो डेप्थ कम होगी, तो इस तरह से दिखाया गया है इन्वर्स। ठीक है, और ज़्यादा देर के लिए बारिश होगी तो डेप्थ ऊपर की साइड बढ़ेगी तो कर्व ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से देख लेना। आगे कुछ बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि इक्वेशन याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। और आपका एक और कर्व था, इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी कर्व, इसको समझ लेना क्या है, ये याद कर लेना क्या किस तरह से बनता है, एक्स वाई एक्सिस पे क्या क्या होता है, बस इतना देख लेना। ठीक है, ये सब इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, देख लेना किस किस तरह से बन रहा है। आगे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये कन्वेंशनल के हिसाब से सही है, बाकी ये सब करना छोड़ देना बिल्कुल। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ये भी डेड और इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व की तरह ही है, बस एक बार पढ़ लेना इसको, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस अभी सिर्फ इतना करना यहाँ तक, ये जो आपको करना है। तो ये था आपका डे 4 का टास्क जो कि आपको करना है, बहुत मेहनत की गई है इस वीडियो को बनाने के लिए। बाकी हाँ, मुझे महसूस ही हो रहा है कि मेरे जैसे इंटरव्यूज़ हैं और एग्ज़ाम हैं तो शायद मैं इस तरह से चीज़ें कर पाऊँ बिना आपके सपोर्ट के। तो अगर मुझे लगा कि बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस टाइप के काम के लिए, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं आपको पेज पर ही चीज़ें बता के वीडियो को क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि मैं क्वेरी भी नहीं ले पाऊँगा इस तरह से। तो देखते हैं आगे, अगर सही रहा तो आगे इस तरह से ही करेंगे, नहीं तो मैं आपको पेज पे लिख के बता दूँगा, क्योंकि मुझे आपकी क्वेरीज़ भी लेना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे अगर मैं आपकी क्वेरीज़ नहीं लूँगा तो आपकी पढ़ाई रुक सकती है। कई बच्चों को का एक डाउट की वजह से ही उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो उन सबको डेली बेसिस पे डाउट को सोल्व करना ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो देखते हैं जैसे सही रहेगा उसके हिसाब से चलते हैं, आपके रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।